सीतापुर नाम के एक गाँव में रुक्मणी नाम की एक औरत रहती थी। रुक्मणी का पति राजेंद्र शहर में काम करता था। रुक्मणी की एक 15 साल की मीरा नाम की एक सौतेली बेटी थी, जो रुक्मणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह मीरा अपने नाखून पर नेल पॉलिश लगा रही थी, तभी बाहर से चिल्लाते हुए रुक्मणी घर के अंदर आती है। ओहो, तो अम्मा यहाँ बैठी है, नाखून सजा रही है। कुछ और काम तो है नहीं। तेरे बाप ने 10-12 नौकर लगा रखे हैं क्या? नहीं नहीं माँ, मुझे आज अपनी दोस्त के पास जाना था। मैं तो इसीलिए नेल पॉलिश लगा रही थी। हाँ, तेरी दोस्त की तो शादी है ना जैसे, जो उसके पास जाने के लिए सारा काम छोड़कर तैयार हुआ जा रहा है। माँ, मुझे अभी स्कूल जाना है। बड़ी आई स्कूल जाने वाली, पहले चुपचाप आज का काम खत्म कर, उसके बाद ही कहीं जाना। माँ, पर मैं कुछ मत कर और घर का काम कर, फिर जाकर कुछ सोचना, काम चोर कहीं की। मीरा चुपचाप से घर के काम में लग जाती है और उसका स्कूल जाना भी कैंसिल हो जाता है। अगले दिन रुक्मणी को कहीं पर जाना था, इसीलिए वो अपनी नई साड़ी निकालती है और तैयार होने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी नेल पॉलिश नहीं मिल रही है। ये देखकर रुक्मणी लाल पीली हो जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मीरा, ओए ओ मीरा, कहाँ पर है तू? जल्दी यहाँ पर आ। मीरा दौड़ते हुए रुक्मणी के पास आती है। हाँ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप बता, मेरी नेल पॉलिश कहाँ रखी है तूने? माँ, मैंने आपकी नेल पॉलिश नहीं ली है। देख मीरा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जितना कोरोना में मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी ना, उतना ही तुझको नेल पॉलिश की जरूरत है। चुपचाप सच सच बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करिए माँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर रुक्मणी मीरा को बहुत पीटती है और मीरा रोते रोते अपने कमरे में जाकर बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। अगले दिन मीरा सुबह स्कूल के लिए रास्ते से जा ही रही थी, तभी वो देखती है कि सामने से उसके पिता आ रहे थे। ये देखकर मीरा की आंखों में चमक आ जाती है। पापा, पापा आप आ गए, मेरे प्यारे पापा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मेरा बहुत मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने का, इसलिए मैं आज सुबह ही चला आया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी पापा। आज तुम स्कूल मत जाओ, घर चलते हैं और खूब खेलेंगे आज। पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। वाह पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मुझे भी आपके साथ शहर जाना है, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को लेने ही आया हूँ। माँ भी हमारे साथ जाएंगी क्या? क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। दोनों बातें करते हुए घर वापस पहुँच जाते हैं। घर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि रुक्मणी कहीं गई हुई है। जब तक माँ वापस आती है, तब तक आप मेरा गिफ्ट मुझे दे दीजिए ना पापा। अच्छा ठीक है बेटा। मीरा के पिता अपना बैग खोलते हैं और उसमें से 2 सुंदर से नेल पॉलिश निकाल कर मीरा को दे देते हैं, जो कि सोने और चांदी की थी और बहुत ही चमक रही थी। ओह वाह, मजा आ गया पापा, आप तो मेरी पसंद की नेल पॉलिश लाई हैं। इससे तो मेरे नाखून चमक
चमकने लगेंगे। मैं जानता था कि ये सोने चांदी की नेल पॉलिश तुम्हें बहुत पसंद आएंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही लेकर आया हूँ। हाँ पापा, मैं अभी से लगाती हूँ। बेटा मीरा, मैं गांव में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए। मीरा के पिता अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं और मीरा नेल पॉलिश लगाने में बिजी हो जाती है। मीरा नेल पॉलिश लगाकर खुशी से नाचने लगती है। तभी रुक्मणी घर पर वापस आ जाती है। वो मीरा को नाचता हुआ देखकर आग बगोला हो जाती है। मीरा, तू अभी तक यहाँ पर नाच रही है? माँ, ये देखो, सोने और चांदी की प्यारी सी नेल पॉलिश। इससे मेरे नाखूनों में कितनी चमक आ जाएगी। देखो, कितनी चमक रही है मेरे नाखून। तेरी इतनी हिम्मत, तू घर का सारा काम छोड़कर नाच गाना कर रही है। आज तो मैं तेरे नाखून ही नहीं छोड़ूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माँ, सॉरी माँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ना माँ। मैं अभी घर का सारा काम कर देती हूँ। आज तो तेरा हमेशा के लिए खेल ही खत्म कर देती हूँ मैं। रुक्मणी गुस्से में रसोई घर में जाती है और वहाँ से एक चाकू लेकर आती है। रुक्मणी उस चाकू से मीरा के सारे नाखून जड़ से उखाड़ देती है। इसमें मीरा को बहुत दर्द होता है और मीरा जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। माँ, ये नेल पॉलिश मेरे लिए पापा लेकर आए थे। पापा? मतलब वो आ चुके हैं? हाँ, पापा गाँव में अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। फिर मीरा रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन में मीरा को सोकर उठने में बहुत लेट हो जाती है। रुक्मणी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो मीरा के कमरे में जाती है और बोलती है, ओहो, महारानी भी अभी तक सोई हुई है। लगता है कल की मार भूल गई। बाप का लाड ज्यादा ही सर चढ़ रहा है। उसके बाद मीरा रुक्मणी को अपने नाखून दिखाती है। मीरा के नाखून देखकर रुक्मणी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि मीरा का घाव बिल्कुल ठीक हो गया था। और इतना ही नहीं, उसके नाखून सोने के बन चुके थे। हे भगवान, ये कैसे हुआ? रुक्मणी की आवाज सुनकर मीरा के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? कोई हमें भी तो बताओ। देखिए जी, मीरा के नाखून कितने बड़े और सोने के हो गए हैं। अरे वाह, अब तो हमारी बेटी राजकुमारी हो गई है। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि तुम दोनों अब मेरे साथ चलोगी। अब हम तीनों आराम से शहर में ही रहेंगे। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और मीरा के पिता मीरा और रुक्मणी को अपने साथ शहर ले जाते हैं। शहर जाने के बाद मीरा अब राजकुमारियों की तरह रहने लगती है और घर का सारा काम रुक्मणी को ही करना पड़ता था। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में एक बहू नैना रहा करती थी। नैना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन नैना थोड़ी सांवली थी और उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, जिस वजह से नैना को अपने ससुराल में बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता था। हमेशा उसे बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। नैना की एक ननद थी संजना। संजना हमेशा नैना को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। एक दिन संजना की कुछ फ्रेंड उससे मिलने घर आती हैं। तभी नैना उन सभी के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। नैना को देखते ही संजना की सभी फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगती हैं और वह तभी कहती हैं, अरे यार संजना, यह काली कलौटी कौन है? वैसे तो तू कॉलेज में बड़ी बनती फिरती थी, अपने आसपास काले और बदसूरत लोगों को भटकने भी नहीं देती थी। फिर यह इतनी काली कलौटी तेरे घर में क्या कर रही है?
अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये कहीं तेरी काली कलूटी बदसूरत दूसरी भाभी तो नहीं है? हाँ सपना, तुमने बिल्कुल सही समझा, ये संजना की नई भाभी है। ऐसी काली कलूटी चेहरे पे निशान वाली बदसूरत। अगर संजना तुम अपने भाई की दूसरी शादी कर ही रही थी तो अपनी पहली भाभी की तरह सुंदर तो लेकर आती। वो कितनी ज्यादा गोरी चिट्टी थी, कम से कम इतनी बदसूरत भाभी तो मत लेकर आती। मगर ये तो बहुत सारा दहेज लेकर आई है ना। कल जो तुम कॉलेज में सोने की चैन पहन कर आई थी वो भी तुम्हारी भाभी लेकर आई है ना। शायद तुमने दहेज के लालच में अपने भाई की किस्मत फोड़ दी। इस तरह से संजना की सभी फ्रेंड्स हंस रही थी। संजना को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है और वह गुस्से में लाल अपने सभी फ्रेंड्स के सामने नैना को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि अपनी काली शक्ल लेकर बाहर मत आया करो। अगर आपने नाश्ता तैयार कर ही दिया था तो आप मुझे बुला लेती। कम से कम आपके आने से मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। काली शक्ल लेकर कहीं भी चली जाती हैं, जैसे इस काली कलूटी शक्ल को देखने के लिए सब तड़प रहे हो। अब जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों में मेरी नाक ही कट गई। बेचारी नैना चुपचाप संजना की खरी खोटी बातें सुन रही थी और नैना आंखों में आंसू लेकर वहाँ से आ जाती है। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी, हमेशा नैना के साथ ऐसा ही होता था। नैना को हमेशा अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन संजना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। तभी नैना की सास कमला नैना के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस काली कलूटी, तेरी वजह से मेरी बच्ची के रिश्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। पिछली बार जब तू उसके दोस्तों के सामने गई थी तो मेरी बच्ची की बहुत बेइज्जती हुई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के ससुराल वालों के सामने हमारी थोड़ी भी बेइज्जती हो। इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर घर का सारा काम खत्म कर बाहर चली जाना और तब तक घर में मेहमान है, तब तक घर में आने की जरूरत नहीं है। तुझे देखकर उन्हें लगेगा कि हमने दहेज के लालच में आकर तो जैसी काली कलूटी निशान वाली बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। चल अब घर के काम खत्म कर मनहूस। मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? आपको तो पहले ही पता था कि मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, फिर आपने मुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया? मुझे मत बनाती। जैसी बहू आपकी पहली थी गोरी चिट्टी, वैसी ही बहू ढूंढ कर लेकर आ जाती। आपके बेटे भी मुझसे नाराज रहते हैं, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। क्या आप मुझे अपने घर की नौकरानी बना के लेकर आई थी? मैं इस घर की बहू हूँ। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत किया करें, मुझे बहुत दुख होता है। अब मैं जैसी भी हूँ आपकी बहू हूँ, बदल तो नहीं जाऊंगी। अरे वाह काली कलूटी, तू तो बहुत जल्दी भूल गई कि मैंने तुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया। चल मैं तुझे बता देती हूँ। एक तो फ्री में मुझे नौकरानी मिल गई, मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। दूसरी बात, तेरे बाप ने मुझे इतना सारा दहेज दिया था जिस वजह से हम ऐश कर रहे हैं, वरना क्या तूने मुझे पागल समझा है? तो जैसी काली कलूटी बदसूरत को अपने घर की बहू बनाती। चल अब अगर तेरा ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो घर के सारे काम खत्म कर, मेहमान आने ही वाले होंगे। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और वही दूसरी तरफ बेचारी नैना पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करती है, अच्छे अच्छे पकवान तैयार करती है और उसके बाद जैसे ही लड़के वाले आने वाले होते हैं घर से बाहर चली जाती है और एक गार्डन में जाकर बहुत रोती है। अगर आज मैं सुंदर होती तो इस तरह से घर से बाहर नहीं होती, घर की खुशियों में शामिल होती, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। बचपन से ससुराल तक का सफर मेरा बहुत कठिनाई वाला गुजरा है। हमेशा लोगों के ताने, खरी खोटी बातें सुनकर ही बड़ी हुई हूँ। कितनी बदसूरत है, इसके चेहरे पर तो निशान है, अरे ये तो कितनी काली है, यह सुनकर बड़ी हुई हूँ। क्या इस दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ है? हम जैसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। हम क्या सिर्फ हमेशा लोगों की खरी खोटी बातें, ताने बस यही सुनते रहेंगे? हमें खुश रहने का कोई हक नहीं। काश ऊपर वाला मुझे भी थोड़ा रंग रूप दे देता तो मैं लोगों के ताने नहीं सुनती, अपने ससुराल में खुश रहती और मुझे भी मेरे पति का प्यार मिलता। लेकिन हम जैसी बदसूरत लड़कियों को ऐसी किस्मत कहाँ? उनकी किस्मत में तो सिर्फ दुख, दर्द, परेशानी, लोगों के ताने यही लिखे होते हैं।
ऐसा कहकर नैना बहुत रो रही थी। तभी नैना को किसी और की भी रोने की आवाज आती है जो बहुत जोर जोर से आ रही थी। नैना उस आवाज का पीछा करती है तो उस गार्डन के पीछे एक घना जंगल था और वह आवाज वहाँ से आ रही थी और उस घने जंगल में एक गुफा थी जिसके अंदर बूढ़ी औरतें थी और वह जोर जोर से रो रही थी। नैना अंदर जाकर उनसे पूछती है, अरे यहाँ पर तो इतनी सारी बूढ़ी अम्मा है, अरे आप सभी लोग क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? आप लोगों को क्या परेशानी है? बेटा, हम बुढ़िया नहीं हैं, हम तो परी लोग की सबसे ज्यादा सुंदर परियां हैं, लेकिन हमें एक जादूगरनी ने ऐसा बना दिया और उस जादूगरनी ने हम सभी की सुंदरता एक जादुई लिपस्टिक के अंदर कैद की है और वह जादुई लिपस्टिक बादलों में है और बादलों से जादुई लिपस्टिक लाना आसान नहीं है क्योंकि बादलों में 2 जादुई लिपस्टिक है और एक बार तुमने जिसे भी छू लिया बस तुम उसे ही लेकर आ सकती हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है जिसमें हमारी सुंदरता है? अगर कल तक हम परी लोग वापस नहीं गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटा, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हैं। हाँ अम्मा जी, मैं आप लोगों की मदद जरूर करना चाहूंगी, लेकिन मैं बादलों में कैसे जाऊंगी? नैना के इतना कहते ही तभी एक बूढ़ी औरत चुटकी बजाती है। बादलों में जाने के लिए सीढ़ियां बना देती है। नैना उन सीढ़ियों की मदद से बादलों में पहुंच जाती है और तभी उसे जादुई 2 लिपस्टिक नजर आती हैं। तभी एक जादुई लिपस्टिक से आवाज आती है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। देखो, अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरे अंदर ही उन सभी परियों की सुंदरता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ, इन सब में तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम यह जादुई लिपस्टिक ले जाकर उन सभी परियों को दे दोगी, मगर तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाती हो और उन परियों को मुझे नहीं देती, तो तुम्हें मुझे लगाने का एक मौका मिलेगा और उन सभी परियों की सुंदरता तुम्हें मिल जाएगी। तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। जल्दी जल्दी मुझे अपने साथ लेकर चलो। नहीं नहीं नैना, ये भ्रम है, धोखा है। जादुई असली लिपस्टिक मैं हूँ। जादूगरनी ने इसे लोगों को गुमराह करने के लिए रखा है। तो मुझे हाथ लगाओ, मुझे अपने साथ लेके चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। नैना कुछ समय के लिए दुविधा में फंस जाती है कि असली जादुई लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह अपनी आंखें बंद करती है और वह फैसला कर लेती है कि असली जादुई लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह दूसरी जादुई लिपस्टिक को हाथ लगाती है। नैना के हाथ लगाते ही पहली जादुई लिपस्टिक गायब हो जाती है और वह दूसरी जादुई लिपस्टिक लेकर सभी परियों के पास आ जाती है और वह सभी परियां एक एक करके वह जादुई लिपस्टिक लगाती हैं तो वह दोबारा से परियां बन जाती हैं। तभी एक परी नैना से कहती है, अरे वाह नैना, आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुम्हें कैसे पता चला कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है? परी जी, मेरी माँ हमेशा समझाती थी, अगर आपको कोई किसी चीज का लालच दे रहा है इसका मतलब वह झूठा है, मतलबी है, वह आपको लालच देकर फंसा रहा है। बस जैसे ही पहले जादुई लिपस्टिक ने मुझे सुंदरता का लालच दिया, तभी मैं समझ गई कि असली जादुई लिपस्टिक कौन सी है। सच में नैना, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो, तभी तो तुमने बादलों के 2 जादुई लिपस्टिक के बीच में सही चयन किया। अगर तुम सुंदरता की लालच में आ जाती तो तुम असली लिपस्टिक कभी भी नहीं लेकर आ पाती। हमें अपनी जादुई शक्ति से पता चला है कि तुम्हारे रंग रूप की वजह से तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार होता है, लेकिन अब नहीं। आज से यह जादुई लिपस्टिक तुम्हारी है। हमें जो चाहिए था वह हमें मिल गया। और हाँ, यह जादुई लिपस्टिक कभी भी लालची या बुरे लोगों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बादलों की जादुई लिपस्टिक हमेशा अच्छे लोगों के ही काम आती है, लालची या बुरे लोगों के नहीं। ठीक है बेटा? परी की बातें सुनकर नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी परियां बादलों की जादुई लिपस्टिक नैना को देकर परी लोग चली जाती हैं। परियों के जाने के बाद नैना वह जादुई लिपस्टिक जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर नैना बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, मैं इस जादुई लिपस्टिक की वजह से कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब मुझे मेरे ससुराल में सम्मान मिलेगा, सब मुझसे प्यार से बातें करेंगे, मेरे पति भी मुझसे नाराज नहीं रहेंगे। मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
नैना खुशी खुशी घर चली जाती है। नैना को देखते ही संजना, कमला, नैना का पति सूरज चौंक जाते हैं कि इतनी ज्यादा सुंदर लड़की कौन है और इनके घर में क्या करने आई। तभी संजना नैना से कहती है, अरे तुम कौन हो? मम्मी, यह लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपनों में परियों को देखती थी, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल परियों की तरह सुंदर। तुम कौन हो? किससे मिलने आई हो? तुम्हें किससे मिलना है? संजना दीदी, मैं कोई परी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी भाभी नैना हूँ। नैना? नैना तो इतनी काली कलूटी बदसूरत थी, अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? मम्मी जी, मुझे परियों ने जादुई लिपस्टिक दी, जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो आप मुझे काली कलूटी बदसूरत नहीं कहेंगी, मुझसे प्यार से बात करेंगी। मम्मी, रात बहुत ज्यादा हो गई, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर आप सभी के लिए नाश्ता भी तो बनाना है। ऐसा कहकर नैना सोने के लिए चली जाती है और बादलों की जादू लिपस्टिक छुपाकर कहीं रख देती है, ताकि फ्यूचर में कभी किसी को जादू लिपस्टिक की जरूरत पड़े, लेकिन उससे पहले वह किसी भी लालची इंसान के हाथ न लगे, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से उसे छुपाकर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नैना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संजना की रातों की नींद उड़ जाती है और वह एक दिन सोचती है, जब इतनी काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, बिल्कुल परियों की तरह, मैं तो पहले ही कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। अगर जादुई लिपस्टिक मैंने लगा ली तो मैं न जाने कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे वह जादुई लिपस्टिक चुराकर लगा लेनी चाहिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर संजना जादुई लिपस्टिक ढूंढने के लिए नैना के रूम में चली जाती है, लेकिन संजना को इतनी आसानी से बादलों की जादू लिपस्टिक नहीं मिलती। बहुत मुश्किलों के बाद संजना को वह जादू लिपस्टिक मिल जाती है और वह खुशी खुशी अपने रूम में लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही संजना बादलों की जादू लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा मिल जाती है। अगले दिन कमला अपनी बेटी को इतने ज्यादा बदसूरत देखती है तो उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें, पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती, और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती, और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थी। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये शक्तियाँ क्यों हैं? आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है। यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है, जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग गए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है।
और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम, तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा, तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट, सारे वॉशरूम साफ करती है। इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज दस्ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन सजा देते हैं, लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं हैं, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है। ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो, ठीक है? उसके बाद काम कर लेना। बेचारी तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं, तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती हैं। और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती हैं कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है, दीदी, हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसके बाद दीदी क्या होगा? हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, जैसा हमेशा से होता आ रहा है। संध्या, तुम रोना बंद करो। अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा। ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थी, तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे, ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं, इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी। इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा,
यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं। जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। होली से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे। अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है, हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है, इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी, तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी। तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से वो लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई 3 बहुएं पाकर। इस तरह तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते।